Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start a completely new chapter in the series of medieval history through MCQs. Now, our today's chapter is going to be the Mughal dynasty. Prior to this chapter, we have already finished the question related to the early medieval period, Sultanate period and religious movements. अगर आपने ये videos नहीं देखी हैं, तो you can visit the I link right now to see these videos. Now, our today's chapter is going to be the Mughal dynasty, जिसमें हम आने वाले 1.5 hours में complete Mughal dynasty का revision करेंगे. And yes, if you want the PDF of this video, you can join the Telegram channel. पूरे medieval history की मैं ये PDF आप सभी के लिए free of cost अपने Telegram channel पे upload कर दूंगा. So do visit the Telegram channel. The link will be available in the description of this video. Also, the link will be available in the comment section. Okay, so let us start our today's video. Our today's chapter is going to be Mughal dynasty. Now, the way in which we are going to complete this chapter is that I will firstly provide you a bit information and summary about the chapter, and इसके बाद each question में I will give you the explanation, and इसके बाद explanation के साथ साथ I will also tell you some of the other important points so that holistically आपका ये complete chapter जो है वो बहुत अच्छे से complete हो जाए. Okay, total 100 questions हम discuss करेंगे with respect to the Mughal dynasty. So let us start our today's lecture. Okay, now सबसे पहले if I talk about Mughal dynasty, तो आपको ये चीज़ इंस्टेंटली दिमाग में आ जानी चाहिए कि द स्टार्ट ऑफ मुगल डायनेस्टी इज बिलीव टू बी इन द ईयर 1526. अब 1526 में क्या हुआ था? 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कैसे हम इसको याद रख सकते हैं? नो, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज द लोधीज. ठीक है, एंड इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर. अब ये फर्स्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी वाज ऑन वन साइड, हु वाज एन अफगान, वर्सेस दिस बैटल वाज विथ बाबर. ठीक है, नाउ बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी in the first battle of Panipat, and then there started this Mughal dynasty in India. Okay, now अगर मैं बात करूं बाबर, हम सभी रूलर्स के रिस्पेक्टिव उनके जो भी अचीवमेंट्स थी एंड जो भी उनके टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड कल्चरली जो भी एडिशंस थे वो हम रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस में डील करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट 5 से 10 मिनट में आपका कंप्लीट मुगल का एक बार डिवीजन हो जाए. सो बाबर के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज हुमायूं. ओके, नाउ हुमायूं के रिगार्डिंग क्या एक बहुत प्राइमरी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट हुमायूं से रिलेटेड है हुमायूं नामा. ओके, हुमायूं नामा, एंड दिस हुमायूं नामा was written by his sister whose name was गुलबदन बेगम. ठीक है, एंड इन एडिशन अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो हुमायूं बिल्ट दीन पना. ओके, दीन पना कहाँ बिल्ड किया था? दिल्ली में बिल्ड किया था, एंड मेड इट इट्स सेकेंड कैपिटल. हुमायूं ने अपने सेकेंड कैपिटल जो है वो दीन पना विच वॉज मेड इन दिल्ली, उसको अपना सेकेंड कैपिटल बनाया था. ओके, नाउ हुमायूं से रिलेटेड है यहाँ पे बैटल जो कि हुआ था चौसा में अगेंस्ट शेर शाह. ओके, सो अगर हम क्रोनोलॉजिकली याद रख रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे शेर शाह वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रूलर. ठीक है, अब शेर शाह के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सेकेंड अफगान एम्पायर जो था वो स्टार्ट किया था शेर शाह सूरी ने. ठीक है, फर्स्ट अफगान एम्पायर किसका था? तो फर्स्ट अफगान एम्पायर अभी मैंने बताया आपको लोधीज का था,
सेकेंड अफगान एम्पायर शेर शाह सूरी ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। आफ्टर शेर शाह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हुमायूं के बाद बेसिकली सबसे पहले हमने देखा बाबर केम, बाबर के बाद हुमायूं आया एंड देन केम द फेमस रूलर अकबर। ठीक है, आफ्टर अकबर आफ्टर अकबर केम जहांगीर। ठीक है, सो ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड जहांगीर के बाद हु केम, जहांगीर के बाद केम शाहजहां, हु इज बिल्ड टू हैव मेड द ताजमहल। एंड आफ्टर शाहजहां केम औरंगजेब। ठीक है, सो ये रही कुछ क्रोनोलॉजी रिलेटेड टू द मुगल डायनेस्टी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सभी रूलर्स के रिस्पेक्टिव उन्होंने क्या अचीव किया ये सारा कुछ मैं आपको बताते चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड बाबर ले द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लास्ट अफगान रूलर कौन था, लास्ट अफगान रूलर था इब्राहिम लोधी। And Babur defeated Ibrahim Lodhi in the year 1526 in a battle. What was the name of the battle? बैटल का नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। ठीक है, तो 1526 में हैपेंड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, एंड मुगल एम्पायर का स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं बाबर के बैटल्स की, तो यहाँ पे कुछ और बैटल्स मैं आपको बता देता हूँ। ओके, नाउ 1526 में तो हमने देखा ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1527 में बाबर डिफीटेड राणा सांगा। ठीक है, कौन सा वो था बैटल? सो द बैटल इन विच बाबर डिफीटेड राणा सांगा वाज बैटल ऑफ खानवा। ठीक है जी। नाउ 1527 के बाद 1528 में अगेन बाबर ने डिफीट किया मेदिनी राय को। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैटल? सो मेदिनी राय वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ चंदेरी। ओके, नाउ 1526 में एक बैटल हमने देखा, 1527 में अनदर इम्पॉर्टेंट बैटल देखा, फिर 1528 में भी हमने एक बैटल देखा जिससे कि बाबर ने लड़ा और जीता। ठीक है, एंड इनमें से जितने भी बैटल्स मैं बता रहा हूँ सब में बाबर वॉज विक्टोरियस। ना नेक्स्ट बात करें तो 1529 में एक बार फिर से बाबर का यहाँ पे बैटल हुआ, किसके साथ? तो मोहम्मद लोधी। ठीक है, कौन से बैटल में? तो दिस वॉज इन बैटल ऑफ घाघरा। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, आपको ये पूछा जाएगा कि अरेंज करना है इन सारे बैटल्स को इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड इज द बैटल विथ राणा सांगा, दैट इज द बैटल ऑफ खानवा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी एंड 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, नौ इसके अलावा अगर मैं बाबर के बारे में बात करूं तो बाबर इज बिलीव्ड, ठीक है, बाबर इज बिलीव्ड टू हैव अडॉप्टेड तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया था बाबर ने इंडिया में। ठीक है, बाबर इंट्रोड्यूस तुगलुमा एंड द फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम। ऑल्सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंड ये पॉइंट है कि बाबर वॉज द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू यूज गन पाउडर एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू यूज आर्टिलरी। ठीक है, समझ आ गया इतनी बात? ओके, ना अगर मैं बात करूं लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बाबर रोट तुजुक ए बाबरी। एंड ये तुजुक ए बाबरी क्या थी? तुजुक ए बाबरी वॉज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी? तो तुजुक है तो इस मीन्स टर्किश में ये लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा
बाबर ऑल्सो रोट 2 पोएम्स। क्या नाम था इन पोएम्स का? तो पहली जो पोएम थी इट वॉज दीवान एंड सेकेंड पोएम वॉज मुबयान। ओके, दीज वेयर दी टू पोएम्स दैट वेयर रिटन बाय बाबर। इतनी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल और ज़रूर पता होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बाबर, अगर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करना है तो। ठीक है, अब हम डायरेक्टली देखते हैं क्वेश्चंस को, एंड जहाँ पे भी यूनिक फैक्ट कोई आएगा आई विल टेल यू, एंड उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं ना। सेकेंड स्टेटमेंट क्वेश्चन है हमारा, हु डिड बाबर डिफीट इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527? सो जस्ट अभी हमने देखा 1526 में एक बैटल हुआ था, बैटल विथ इब्राहिम लोदी, विच वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देन 1527 में सेकेंड बैटल जो है बाबर फॉट एंड ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, तो राणा सांगा को यहाँ पे डिफीट किया था। बात करें अगर मेदिनी राय, तो मेदिनी राय के अगेंस्ट 1528 में एक बैटल हुआ था, एंड ये बैटल कहाँ हुआ था? ये हुआ था चंदेरी में। ओके, सो अब मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने में। कैसे नहीं होगी? तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हमारा फर्स्ट में है, जो कि हुआ था 1526 में। 1527 में हमारा है बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, 1527 में। 1528 में हमारा तीसरा बैटल है विच इज़ बैटल ऑफ चंदेरी, एंड अगर हम चौथे की बात करें तो 1529 में इट इज़ बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी, एंड अब आपको इस टॉपिक में मेरे हिसाब से इशू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैटल डिड बाबर फाइट एंड विन इन द ईयर 1528? सो ये था हमारा बैटल ऑफ चंदेरी, एंड किसे डिफीट किया था? मेदिनी राय को डिफीट किया था। करेक्ट है, सो बैटल ऑफ चंदेरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच मिलिट्री टैक्टिक डिड बाबर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? मैंने आपको क्या बताया था कि बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम। इसके अलावा बाबर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू यूज़ गन पाउडर, ये भी तो मैंने बताया था। एंड इसके अलावा बाबर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द आर्टिलरी सिस्टम इन इंडिया। सो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, so Tugloma and flanking party system, it was introduced by Babur in India. Next is, in which language did Babur write his autobiography Tuzuk-e-Babari? So Tuzuk-e-Babari की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बाबर ने टर्किश में ही लिखा था। सी, जितने एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आप जब MCQs को सॉल्व कर रहे हो एंड आपने ये देखा कि जो भी मैंने बताया है वो MCQ में नहीं है, तो उसको प्लीज़ आप मार्क कर लो। ठीक है, मार्क कैसे कर लो? एक नोटबुक लेके बैठो, एंड जैसे मुगल डायनेस्टी लिखा आपने, मुगल डायनेस्टी चैप्टर की हेडिंग लगाओ, एंड यहाँ पे फर्स्ट बाबर लिखो, एंड जितने भी क्वेश्चंस MCQs में हैं वो तो हैं, वहाँ से आप तो रिवाइज कर ही लोगे, एंड जो भी MCQs नहीं है, जो भी यूनिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको बस अपनी नोटबुक में नोट करते जाओ, एंड देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ तुज़ुक-ए-बाबरी कौन से लैंग्वेज में लिखी थी? तो ये लिखी थी टर्की में, टर्किश में। ओके, नाउ हु ट्रांसलेटेड बाबर्स ऑटोबायोग्राफी इनटू पर्शियन एज बाबरनामा? सो मैंने आपको ये बताया था कि बाबरनामा लिखा था बाबर ने, बट इसको ट्रांसलेट किसने किया था? ये एक यूनिक फैक्ट है। ठीक है, सो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। सो तुज़ुक-ए-बाबरी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय अब्दुर रहीम खाने खाना। ओके, नाउ यहाँ पे बाबर से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग हुमायूं। सो सबसे पहले आई विल टेल यू द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग हुमायूं।
सो दैट कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आए हुमायूं के टॉपिक से तो आप उसको इजीली बना पाओ। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक समरी बता देता हूँ एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे प्रोसीड टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हुमायूं। टॉकिंग अबाउट हुमायूं, सबसे पहला foremost important point is that Humayun was the son of Babur. ठीक है, now another important point that is associated with Humayun is a battle. ठीक है, Humayun fought the battle of Chausa in which year? तो 1539 में हुमायूं fought the battle at Chausa against शेरशाह। ठीक है, एंड शेरशाह ने हुमायूं को बहुत ही ईजिली इस बैटल में डिफीट किया था। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हुमायूं जो आपको ध्यान में रखना है इज दैट द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। हुमायूं की बायोग्राफी का क्या नाम था? सो इट वाज हुमायूं नामा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि हुमायूं नामा किसने लिखी? देखो, दो चीज़ें होती हैं, इस बात को ध्यान में रखना। एक तो होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी खुद ही वो इंसान लिखता है। ठीक है, बट बायोग्राफी इट कैन बी रिटन बाय सम अनदर पर्सन। सो हुमायूं नामा जो कि बायोग्राफी थी हुमायूं की, इट वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम। ठीक है, इतनी बातें एटलीस्ट आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हुमायूं मेड दीन पना हिज सेकेंड कैपिटल। एंड ये दीन पना कहाँ पे है? ये दीन पना है डी फॉर दीन, डी फॉर दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का जो टोम्ब है इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिल्ली ओनली। सो अब हम एमसीक्यूज देखते हैं एंड जैसे कोई एक एडिशनल पॉइंट आएगा वी विल डिस्कस दैट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज who was Humayun defeated by at the Battle of Chausa in 1539? So Humayun was defeated by Sher Shah. ठीक है, हुमायूं fought two battles against शेर शाह। ठीक है, 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुमायूं गॉट डिफीटेड। ओके, सो इस बैटल में हुमायूं कंप्लीटली यहाँ पे डिफीट हो गया था। नेक्स्ट है व्हाट सिटी डिड हुमायूं बिल्ड एज इट्स सेकंड कैपिटल एट दिल्ली? सो मैंने आपको बताया था कि दीन पना वॉज बिल्ट बाय हुमायूं, जो कि जिसे कि अपना सेकंड कैपिटल बनाया था। ठीक है, सो हुमायूं बिल्ट दीन पना एज एट दिल्ली एज इट्स सेकंड कैपिटल। नाउ हाउ डिड हुमायूं डाई इन 1556? ओके, सो इट इज़ बिलीव, जैसे मैंने जब दिल्ली सल्तनत का चैप्टर का आपको करवाया था तब मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड वाइल प्लेइंग चौगन। चौगन का अनदर नेम पोलो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सो कुतुबुद्दीन डाइड वाइल प्लेइंग चौगन और पोलो। हुमायूं, हाउ डिड हुमायूं डाई? सो हुमायूं डाइड when he fell down from the stairs of his library. ठीक है, so he died while climbing down the stairs of his library. ठीक है, इस तरह के भी वेग क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, दैट इज वाई ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट हुमायूंस बायोग्राफी हुमायूं नामा? तो मैंने आपको बताया था हिज सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हुमायूं नामा विच इज हुमायूंस बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा रिलेटेड शेर शाह सूरी से। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ अबाउट द शेर शाह। ठीक है, नाउ हमने अभी देखा कि इन द बैटल ऑफ चौसा शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड देन इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द सेकेंड अफगान एम्पायर इन इंडिया। It led to the establishment of second Afghan empire in India that was known as the Sur Empire. Now, सबसे पहले तो अगर मैं शेर शाह के बारे में बात करूं तो द
the prime thing is that, most important thing is that कि शेरशाह joined the बाबर सर्विस. ठीक है, बाबर के टाइम पे इसने मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन किया था शेरशाह ने. एंड देन शेरशाह केम बैक टू द एरिया ऑफ साउथ बिहार, जहाँ का गवर्नर बनाया गया था. साउथ बिहार का गवर्नर बनाया गया था शेरशाह को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, कि शेरशाह इज वेरी मच फेमस. शेरशाह इज वेरी मच फेमस फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का रीस्ट्रक्चरिंग अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. ठीक है. नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हेन डिड शेरशाह assumed this title. शेरशाह was the title that was taken by him. ठीक है. तो शेरशाह ने ये टाइटल कब लिया था? तो शेरशाह ने ये टाइटल लिया था आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा. ठीक है. नाउ अनदर थिंग दैट शेरशाह डिड वाज, सबसे पहले तो हुमायूं को हराया एंड इसके बाद शेरशाह कॉन्कर्ड द एरिया ऑफ मालवा. मालवा के साथ फिर रैंथमबोर विच इज इन राजस्थान. इट वॉज ऑल्सो कॉन्कर्ड. रणथंबोर के बाद रायसीन का एरिया एंड देन राजपूत एरिया सच एज मेवाड़ का एरिया, चित्तौड़ का एरिया, ये सारे एरिया को भी एनेक्स किया शेरशाह ने. नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि शेरशाह इज वेरी मच नोन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट ही टुक. इसके एडिशन में he is also known for his land revenue policy. ठीक है. Now सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आता है is related to the currency that was launched by शेरशाह. तो शेरशाह ने कौन सी करेंसी लॉन्च की थी? शेरशाह ने लॉन्च किया था रुपया. ओके. एंड ये रुपया जो था ये एक सिल्वर कॉइन था. इसके अलावा शेरशाह ने what he did was that he fixed the standards of weights and measure. जो weights and measures थे इसके स्टैंडर्ड को all through his empire यहाँ पे इसने फिक्स किया था. Next important step that शेरशाह took was the construction of the GT road. अब ये GT रोड बहुत फेमस रोड है, आपको पता होगा एंड बहुतों को ये भी पता होगा कि इट वॉज बिल्ट बाई शेरशाह. ठीक है. कहाँ से कहाँ ये रोड है? तो दिस GT रोड इज फ्रॉम कलकत्ता, वॉज फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर. ओके. नाउ अनदर थिंग दैट शेरशाह इज वेरी मच नोन फॉर is that he introduced the principle of local responsibility for the local crimes. उस टाइम पे जो लोकल एरियाज होते थे दैट वेयर एडमिनिस्टर्ड बाय मुकद्दम्स. मुकद्दम्स उन लोकल एरिया को जो थे वो एडमिनिस्टर करते थे. बट उन मुकद्दम के रहते अगर कोई लोकल क्राइम होता था तो दीज मुकद्दम्स इनको ही यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती थी. ओके. सो ये प्रिंसिपल जो था ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स वाज propounded by शेरशाह ओनली. इसके अलावा अगर मैं बात करूं शेरशाह के बारे में तो ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कुबूलियत. ठीक है जी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो शेरशाह बिल्ट पुराना किला. शेरशाह बिल्ट पुराना किला इन दिल्ली. इतनी बातें हैं जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए रिगार्डिंग शेरशाह. ओके. नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चंस एंड देन जैसे ही आगे कुछ एडिशनल पॉइंट होगा आई विल टेल यू दैट. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू शेरशाह. नाउ व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरीज फादर? तो शेरशाह सूरी के फादर का ओरिजिनल नेम वाज हसन खान. ठीक है. नाउ शेरशाह सूरी के जो फादर थे ना ही वॉज अ जागीरदार ऑफ सासाराम. नाउ सासाराम इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. ठीक है. तो इस सासाराम डिस्ट्रिक्ट के जागीरदार थे
शेरशाह सूरी के फादर जिनका नाम था हसन खान। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉइन डिड शेर शाह इंट्रोड्यूस टू स्टैंडर्डाइज द इकोनॉमी। अब मैंने जब आपको दिल्ली सल्तनत का चैप्टर करवाया था तो वहाँ उस चैप्टर में आई हैव क्लियरली टोल्ड यू दैट द कॉइन्स तनका एंड जीतल विच वेयर द सिल्वर एंड द कॉपर कॉइन्स, ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। सो इस क्वेश्चन का अगर आपको कुछ भी आंसर नहीं पता है तो पहले की वीडियो को देख के ये तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि दीज टू कॉइन्स वेयर इशूड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, एंड अभी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया कि रुपया वॉज द सिल्वर कॉइन दैट वॉज इशूड बाय शेर शाह। ठीक है, सो रुपया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which major infrastructural project was built by शेर शाह सूरी। अब यहाँ पे अगर आपको जनरल नॉलेज का थोड़ा सा भी आइडिया है तो इसके लिए आपको शेर शाह सूरी ने क्या बनाया था ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, तो ताजमहल ऐसे ही आपको पता होगा शाहजहां ने बनवाया, कभी आपने विजिट किया होगा तो ये तो बेसिक जीके का पार्ट है। कुतुब मीनार, दिल्ली सल्तनत का चैप्टर देखा है तो आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाया था। ठीक है, एंड रेड फोर्ट की मैं बात करूं तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग ऑप्शन क्या है, रिमेनिंग ऑप्शन है हमारा जीटी रोड। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया कि जीटी रोड वॉज बिल्ड फ्रॉम कैलकटा टू पेशावर। दिस वॉज बिल्ड बाय नन अदर देन शेर शाह सूरी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था शेर शाह सूरी ने, तो ही कंस्ट्रक्टेड पुराना किला। एंड वेयर इज दिस पुराना किला सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेयर इज शेर शाह सूरी बरीड। तो मैंने आपको बताया था शेर शाह सूरी जो थे, शेर शाह सूरी के जो फादर थे जिनका नेम था हसन खान। ठीक है, ही वॉज अ जागीरदार ऑफ सासाराम। लेटर what Ibrahim Lodi did, that Ibrahim Lodi transferred this जागीरदारी to शेर शाह ओनली। ठीक है, सो शेर शाह जो थे वो बेसिकली एसोसिएटेड थे सासाराम, थे सासाराम से। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मैं बात करूं इनका तो एडमिनिस्ट्रेशन ये सासाराम से ही चलाते थे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि शेरशाह सूरी टुक द टाइटल ऑफ हजरत आला। ठीक है, हजरत आला का टाइटल इन्होंने प्रोक्लेम किया था, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, सो मैंने आपको जितनी रिमेनिंग बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट रूलर। सबसे पहले हमने बात किया बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर के बाद वी टॉक्ड अबाउट हुमायूं एंड द हुमायूं सन अकबर। अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। जो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा हो सकता है वो 3 से 4 मिनट की हो, क्योंकि अकबर के टाइम पे वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपेंड। सो आई वुड लाइक टू क्लियर ऑल ऑफ दीज थिंग्स फर्स्ट। बहुत ही आराम से इन 100 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। एंड ये जो भी, आई डोंट नो द लेंथ ऑफ दिस वीडियो, बट जितनी भी ये लेंथ होगी वीडियो की, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आई कैन गारंटी यू दैट, 110% मेरी गारंटी है। ये वीडियो देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मुगल डायनेस्टी से जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो अकबर के बारे में अब बात करते हैं। अकबर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, ये तो हमने देख लिया था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ही वॉज एल्डेस्ट और नॉट, बट इतना पता होना चाहिए कि अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं। ठीक है, नाउ अकबर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बैटल है जो कि है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब कंडक्ट हुआ था, कब इट हैपेंड, 1526 में इट हैपेंड। किनके बीच में, तो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। हु वॉज विक्टोरियस इन दिस बैटल, सो बाबर वॉज विक्टोरियस एंड दिस बैटल लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक। अब बात आई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की। नाउ
Second battle of Panipat was fought between the Hindu king Hemu and अकबर. अकबर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस बैटल में, बट अकबर की तरफ से बैराम खान फॉट दिस बैटल. ठीक है. सो हेमू वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड एंड यहाँ पे बैराम खान, और हम इनडायरेक्टली कहें तो अकबर वॉन दिस बैटल. ठीक है. ये बैटल क्यों हुआ था? ये बैटल हुआ था फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. सो जैसे ही हेमू गॉट डिफीटेड, अकबर का कंट्रोल यहाँ पे बहुत ही एफिशिएंटली जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था ओवर दिल्ली. ठीक है. नाउ अकबर हैड वेरी क्लोज रिलेशन विथ राजपूत्स. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. एंड इतने क्लोज रिलेशंस थे कि अकबर इंडक्टेड राजपूत किंग्स इनटू द मुगल सर्विस. ओके. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अकबर से रिलेटेड एक और बैटल है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि है बैटल ऑफ हल्दी घाटी. अब ये डेट भी इंपॉर्टेंट है एंड ये बैटल भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन द ईयर 1576. तो अकबर यहाँ पे फॉट, अकबर के अंडर तो ये फॉट हुआ था किसके अगेंस्ट? तो राणा प्रताप ऑफ मेवाड़. राणा प्रताप ऑफ मेवाड़. ओके. एंड अल्टीमेटली विक्टोरियस कौन हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में? सो अकबर वॉन दिस बैटल. ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं सोशली इकोनॉमिक सेंस में, अगर मैं बात करूं अकबर से रिलेटेड, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन. ये आप सबको पता ही होगा. अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन. व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस रिलीजन? सो द नेम वाज दीन ए इलाही. कब इस्टेब्लिश किया था? 1581 में इस्टेब्लिश किया था. एंड व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस न्यू रिलीजन? सो इसका ये कंसेप्ट था सु ई कुल का. इट मीन्स व्हाट? यूनिवर्सल हार्मोनी. यूनिवर्सल हार्मोनी. नाउ इस रिलीजन में जितने भी यूनिक पॉइंट्स थे या जितने भी वैल्यूज थे, दे वेयर टेकन फ्रॉम सेवरल रिलीजन्स. सेवरल रिलीजन से ये सारे वैल्यूज अकबर ने लिए थे. रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी. ठीक है. नाउ बट ये जो रिलीजन अकबर ने बनाया था, इट वाज नॉट दैट पॉपुलर. ठीक है. द ओनली पर्सन टू adopt this new religion was बीरबल. ओके. इतनी बातें एटलीस्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट बात मैं अगर आपको करूँ अब, तो अकबर ने आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या कुछ अकम्प्लिश किया, अब इसको देखते हैं. सो ही बिल्ट द न्यू सिटी ऑफ फतेहपुर. फतेहपुर सीकरी का आपने नाम सुना होगा. सो अकबर के टाइम पे फतेहपुर सीकरी वॉज मेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है. नेक्स्ट अकबर कंस्ट्रक्टेड दिस आगरा फोर्ट. इसके बाद इलाहाबाद फोर्ट वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर ओनली. ठीक है. एंड हुमायूं का टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर इन दिल्ली ओनली. ओके. सो इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा नवरत्न, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि पहला नवरत्न था बीरबल, हु वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट वॉज अबू फजल. नेक्स्ट वॉज फैजी. नाउ अबू फजल वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अकबर ऑल्सो. ठीक है. ये बात आप ध्यान रखना. नेक्स्ट वॉज फैजी. फोर्थ में वॉज टोडरमल, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर. And it was Todermal who introduced the Dahsala system. It was a system of measuring the land. So Dahsala system was introduced by Toderman only.
ठीक है। फिफ्थ नवरत्न की मैं बात करूं तो भगवान दास, हु वॉज मानसबदार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मान सिंह, देन वॉज तानसेन, देन एट्थ नंबर पे मुल्ला दो प्याजा, एंड जो लास्ट हमारा नवरत्न था ये ही वॉज अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। ऑल्सो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग अकबर, इज दैट ही वॉज द फर्स्ट रूलर of Mughal Empire who separated the religion from politics. He separated the religion from politics. ठीक है। एंड अकबर के टाइम पे ही ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज मेड, एंड ये ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज को बनाया गया, तो पर्शियन वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस के बाद जो भी मिसलेनियस पॉइंट्स होंगे, जो भी नए पॉइंट्स होंगे, उसको हम देख लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एट व्हाट एज डिड अकबर असेंड द थ्रोन। सो एट द एज ऑफ 14 अकबर असेंडेड द थ्रोन एट कलानौर इन पंजाब। ओके। नेक्स्ट है who was defeated in the second battle of Panipat in the year 1556. So मैंने आपको बताया था second battle of Panipat was fought between Hemu and Akbar, and अकबर ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट बैराम खान was there. Okay, so who was defeated? Hemu was defeated. Okay, राणा प्रताप को 1576 में अकबर ने डिफीट किया था। कौन सा बैटल था, तो इट वाज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु सर्व्ड एज द रीजेंट फॉर अकबर अंटिल 1560। सो 1560 तक बैराम खान, Akbar's tutor Bairam Khan, was appointed as the regent and his regency added in the year 1560, and it was Bairam Khan कि 1561 में जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, सॉरी 1556 में जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बैराम खान ने he fought against Hemu. No, this is a important question. क्यों important है मैं बताता हूँ। Which Rajput king did not submit to Akbar's supremacy and fought him at Haldi Ghati? So यहाँ पे जो राजा जय सिंह थे, मान सिंह थे, भरमल थे, all of these Rajput kings accepted Akbar as their leader. But Battle of Haldi Ghati में we know that Rana Pratap fought against Akbar. This we know. Okay. So Rana Pratap हारने के बाद भी he did not accepted Akbar's supremacy and he fought against, ठीक है, he continued to fight against Akbar. ठीक है, so Rana Pratap is the correct answer here. Now, what was the new religion proclaimed by Akbar in 1581 called? तो अकबर ने जो नया रिलीजन प्रोक्लेम किया था इन 1581, इट वाज कॉल्ड दीन इलाही। ठीक है, इट वाज अ सिंथेसिस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम सेवरल रिलीजन्स। सो यहाँ पे आप अगर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जैसे 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट। ठीक है, 1581 में न्यू रिलीजन प्रोक्लेम किया था, दैट वाज दीन इलाही, एंड बीरबल वाज द ओनली वन हु accepted this religion. Now, who was the only Hindu follower of Deen Ilahi? It was none other than Birbal. ठीक है, नेक्स्ट है in which year Akbar abolished the जजिया टैक्स। सो अकबर ने जजिया टैक्स को एबॉलिश किया था इन द ईयर 1564। नेक्स्ट इज which city did Akbar found in 1571?
सो मैंने आपको भी क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि फतेहपुर सिकरी which is near Agra, it was founded by Akbar and it was founded in 1571 near Agra to honor the Sufi saint Sheikh Salim Chishti. Okay, so ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, Which institution did Akbar build in 1575 for religious discussions? अब ये मैं आपको समरी में बताना भूल गया था, but this is again a very important point. Okay, and what was this religion? So it was Ibadat Khana. What was this institution? So this was Ibadat Khana. Ibadat Khana was built in the year 1575 for the Parliament of Religions. The next question is, who was the finance minister among Akbar's Navratnas? So अगर मैं अकबर के नवरत्नस की बात करूं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द 9 नवरत्नस। ठीक है, तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर अमंग द अकबर्स नवरत्नस। तो इफ आई टॉक अबाउट अबू फजल, तो अबू फजल वी ऑल्सो नो वॉज अ नवरत्न एंड ही वॉज अ स्कॉलर। ठीक है, सो ये तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता। बीरबल वी नो वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर, so of course Birbal would also not be the answer. So Todermal, ठीक है, टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड मैंने आपको ये बताया भी था कि ही इज रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोड्यूस द दाह सलाह सिस्टम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अकबर। ठीक है, एंड अगर मैं फैजी की बात करूं तो फैजी वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर। सो यहाँ पे टोडरमल विल बी द करेक्ट आंसर। Next is, who authored the Akbarnama? This is the very important question. ठीक है, so Akbarnama, it was written by, authored by Abu Fazl. Next है, which famous Hindu epic poet lived during Akbar period? Now मैंने आपको बताया था कि अकबर के नवरत्न में से देयर वॉज अ नवरत्न। ओके, नो नवरत्न तो मैंने आपको बता दिए थे अकबर के टेन्योर में। सो बीरबल वॉज अ हिंदू बट ही वॉज नॉट अ पोएट। ओके, ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था भगवान दास वॉज देयर, टोडरमल वॉज देयर। ओके, इनमें से कोई भी पोएट नहीं था। तो हु वॉज द पोएट ड्यूरिंग द अकबर पीरियड? सो ही वॉज तुलसीदास। ठीक है, ओके, एंड तुलसीदास wrote रामचरित मानस। Okay, so C will be the correct answer. Now, where is Akbar buried? Now, Akbar is buried in Sikandra. Okay, next is, what was the official language of Mughal India under Akbar? So मैंने ये आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि अकबर के टाइम पे पर्सियन वॉज मेड द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल इंडिया। Okay, so Persian will be the correct answer. Now, next is, अकबर के बारे में तो हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये हमने डिस्कस कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट जहांगीर। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट जहांगीर। जहाँ तक कि मैं जहांगीर की बात करूँ, हिज रियल नेम वॉज सलीम एंड ही वॉज द सन ऑफ अकबर। ओके, now next important thing is that Jahangir is known to have issued 12 ordinances. Okay, and if I talk about a quality of Jahangir, that he during his tenure was known for strict administration. He was known for the strict administration of justice. स्ट्रिक्टली जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए ही वॉज नोन। ठीक है, टू एडमिनिस्टर दिस जस्टिस
he established Janzeer-e-Adl, that was also called chain of justice. कहाँ पे ये establish किया था chain of justice? So chain of justice was established in Agra. ठीक है. Now Jahangir married Mihar Unnisa. ठीक है. Jahangir married Mihar Unnisa, who was later given the title of Noor Jahan. Okay. Now जहांगीर ऑल्सो, एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जहांगीर ऑल्सो इशूड कॉइन्स ऑन द नेम ऑफ नूरजहां एंड हिज ओन नेम. ठीक है. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यूपीएससी के एग्जाम तक में भी पूछा जाता है इज दैट कि 1608 में कैप्टन विलियम Hawkins, who was a representative of the East India Company, he came and visited Jahangir's court. ठीक है. And Jahangir gave a mansab of 400 to Captain William Hawkins. So 1608 में Captain William Hawkins came to the court of Jahangir and Jahangir gave him a mansab of 400. Again in 1615, Sir Thomas Roe visited the court of Jahangir. ठीक है. Now, when Sir Thomas Roe visited the court of Jahangir, the Jahangir gave permission to the English to establish a trading port. ठीक है. ट्रेडिंग पोर्ट को इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी जहांगीर ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. एंड वेयर डिड जहांगीर गिव दिस परमिशन टू इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग पोर्ट? ये परमिशन दी सूरत में. ठीक है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर मेनी रिवोल्ट्स ऑल्सो हैपन. रिवोल्ट्स कहाँ कहाँ हुए थे? हिज सन खुसरो, ठीक है, who received the patronage of Guru Arjan Dev. So Guru Arjan Dev, who is also the 5th Sikh Guru, he revolted during the time of Jahangir. ठीक है. So इतनी बातें at least you have to know to correctly answer the question. ठीक है. Now if I talk about the literature की अगर मैं बात करूं तो Jahangir wrote his memoirs by the name Tuzuk-e-Jahangiri. And what was the language of Tuzuk-e-Jahangiri? So it was written in the Persian language. ठीक है. I hope कि things are now pretty much clear. ठीक है. अब हम देखेंगे various questions that are associated with the tenure of Jahangir. And then अगर कोई additional point होगा तो then we will surely add it. So let us start with the questions related to Jahangir. Now the first one is, who ascended the throne after Akbar's death? So it was Salim or Jahangir. ठीक है. Salim was the name of Akbar's sons and जब वो throne पे आया he took the title of Jahangir. Now what was Janzeer-e-Adl established by Jahangir? So Jahangir, मैंने आपको बताया, is well known for the strict administration of justice. So for this strict administration of justice, Jahangir established Janzeer-e-Adl, which was also known as the chain of justice. ठीक है. Jahangir is known for his strict administration of justice and he established the Janzeer-e-Adl at Agra fort. Next देखते हैं. Who did Jahangir marry in 1611, later given her the title of Noor Jahan? So I told you Jahangir married Mihar Unnisa and later he gave this title to Noor Jahan. ठीक है.
मिहारुन्निसा ही वॉज नूरजहां, ठीक है। लेटर जो मिहारुन्निसा था उसको टाइटल दे दिया गया था नूरजहां का। नेक्स्ट इज हु विजिटेड Jahangir's court in 1608 representing the East India Company. So I have already told you that जहांगीर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिकली दो रिप्रेजेंटेटिव्स जहांगीर के कोर्ट में आए थे। फर्स्ट वाज कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। फर्स्ट वन टू कम वाज कैप्टन विलियम हॉकिंस। व्हेन डिड ही केम? 1608 में, ठीक है। फर्दर 1611 में Sir Thomas Roe came to the court of Jahangir. Okay, so 1608 हमसे पूछा है, तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस केम and we also know that Jahangir gave him a mansab of 400, ठीक है। Next is which Sikh Guru was executed during Jahangir's reign for supporting Khusro's revolt? So Khusro was a follower of Guru Arjan Dev Ji, ठीक है। Khusro was a follower of Guru Arjan Dev Ji, who is the 5th Sikh Guru. Okay, so B will be the correct answer to this question. Next is who succeeded Jahangir to the Mughal throne in 1628? So यहाँ पे अब स्टार्ट होता है टेन्योर शाहजहां का। So let us talk some basic, let us see some of the basic news about, sorry, not news, but basic facts about Shah Jahan. Now, Shah Jahan is famously known for his Deccan, the policy on the Deccan area of Indian subcontinent, as well as he is very much known for his foreign policy. ठीक है। Now, during the tenure of Shah Jahan, there was a severe revolt in the Bundelkhand region. ठीक है। Bundelkhand region में who revolted? So Jujhar Singh revolted in the Bundelkhand region, and Bundelkhand के साथ साथ Deccan regions में भी revolt हुए थे, which he was able to suppress. ठीक है। Now, Shah Jahan, he made Taj Mahal in the memory of his wife Mumtaz Mahal. Okay, अब मुमताज महल के बारे में तो सबको पता होगा, बट व्हाट वाज द एक्चुअल नेम एंड ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल? इट वाज अर्जुमंद बानो, ठीक है। कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, सो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नाउ शाहजहां के टाइम में a very important addition to the Mughal Empire was made. So what was this addition? So there was a निज़ाम शाही डायनेस्टी। कौन से एरिया में थी ये निज़ाम शाही डायनेस्टी? सो ये अहमदनगर के एरिया में थी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ शाहजहां, दिस निज़ाम शाही डायनेस्टी was brought under the direct control of the Mughals, ठीक है। Now, in addition to that, there is one important information about a foreign traveler. So ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी में आता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है फॉरेन ट्रैवलर्स का। So which foreign traveler visited during the tenure of Shahjahan? So there was a French traveler, ठीक है, who was Bernier. In addition to that, an Italian traveler was also there, who was Tavernier, ठीक है। Sorry, French traveler was Bernier and Tavernier, and there was one Italian traveler whose name was Niccolo Manucci. So 3 travelers के नाम आपको याद रखने हैं in relation to Shahjahan. There were 2 French travelers, Bernier and Tavernier, and there was an Italian traveler named Niccolo Manucci, ठीक है। Now, शाहजहां के टाइम पे a very severe famine occurred, ठीक है। एंड इस फेमाइन के बारे में एक ट्रैवलर ने बहुत ही डिस्क्रिप्शन में बताया था। What was the name of traveler?
So he was Peter Mundy. So Peter Mundy described the famine that occurred during the time of Shah Jahan. In addition to that, अगर मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, सो मैंने पहले ही बता दिया था, ताजमहल was made by Shah Jahan. In addition to that, Red Fort was made by him and Jama Masjid in Delhi was also made by him. Okay, इतनी बातें एटलीस्ट यू नीड टू नो अबाउट शाहजहां का टेन्योर. ठीक है, अब लेट्स सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू शाहजहां एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे मूव टू द नेक्स्ट रूलर हु वाज औरंगजेब. सो पहला क्वेश्चन था हमारा, हु सक्सीडेड जहांगीर टू द मुगल थ्रोन इन 1628. सो जहांगीर को किसने सक्सीड किया था? सो ही वाज सक्सीडेड बाय शाहजहां. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट देखते हैं, फॉर whom did शाहजहां build the Taj Mahal? So शाहजहां built the Taj Mahal in memory of मुमताज महल. एंड मुमताज महल का एक्चुअल नेम और ओरिजिनल नेम क्या था? अर्जुमंद बानो. करेक्ट है, समझ में आ गई ये बात. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड शाहजहांस रेन. अब यहाँ पे बर्नियर एंड टैवेनियर, these two were the French travelers, and in addition to that, Niccolo Manucci was an Italian traveler, okay, that traveled during the Shah Jahan. तो न्यूक्लियर मैनुकी तो है नहीं यहाँ पे, बर्नियर एंड टैवेनियर आर मेंशन्ड, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, let's see the explanation. Shah Jahan reign is described by French travelers Bernier and Tavernier along with Italian Niccolo Manucci. Now, where did Shah Jahan build the Red Fort and Takht-e-Taus? So, this was built in Shahjahanabad. ठीक है, he laid the foundation of Shahjahanabad. यहाँ पे एक न्यू पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताया था, मैं बताना भूल गया था आपको, मेरे दिमाग में नहीं था उस टाइम पे. सो द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद वाज established by शाहजहां only. Okay, next is, who emerged victorious in the war of succession among शाहजहां's son. अब यहाँ पे शाहजहां के जितने भी बेटे थे उनके बीच में देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन. तो हमें पता है शाहजहां के बाद the most famous ruler that came to the power was औरंगजेब. सो जितने भी बेटे थे शाहजहां के जिनके बीच देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन, वहाँ पे औरंगजेब इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड ही वाज नेम्ड एज द नेक्स्ट मुगल एम्परर. अब बात करते हैं हम औरंगजेब के टेन्योर की सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में. ठीक है, नाउ सबसे पहला तो बैटल ऑफ धर्मत आपको याद रखना है. नाउ दिस बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड हिज ब्रदर दारा सिको. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है. नाउ एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि औरंगजेब वाज क्राउन्ड इन दिल्ली, एंड यहाँ पे क्राउन होने के बाद एक टाइटल दिया गया था औरंगजेब को. What was the name of this title? So Alamgir was the title that was given to औरंगजेब. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं औरंगजेब जब पावर में था एज अ मुगल एम्परर इन नॉर्थ इंडिया, तो औरंगजेब के कंटेम्पररी साउथ इंडिया में शिवाजी रोज टू पावर. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है. क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, हु वॉज अ कंटेम्पररी टू शिवाजी. ठीक है, तो औरंगजेब, या साइमल्टेनियसली ये भी पूछ सकते हैं कि हु वॉज कंटेम्पररी टू औरंगजेब. तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ औरंगजेब ऑल्सो कैप्चर्ड गुरु तेग बहादुर जी, हु वॉज द 9th सिख गुरु. ठीक है,
ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो औरंगजेब का एक नाम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ जिंदा पीर। जिंदा पीर, it means living saint. This was a name that was taken by औरंगजेब। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जजिया टैक्स was reintroduced during the tenure of औरंगजेब। ठीक है। नाउ अब हम डील करेंगे विद द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू द औरंगजेब का टेन्योर एंड देन वी विल प्रोसीड। So who emerged victorious in the war of succession among Shah Jahan's sons? It was Aurangzeb. We have already seen this. ठीक है। Next है, where did Shah Jahan spend his last years in captivity? शाहजहां के ऊपर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन है। सो शाहजहां ने अपने लास्ट ईयर जो थे कैप्टिविटी में ही स्पेंट एट आगरा फोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट टाइटल वाज औरंगजेब क्राउंड एट दिल्ली? सो दिल्ली में औरंगजेब वाज क्राउंड विद द टाइटल आलमगीर। जिंदा पीर वाज आल्सो अ टाइटल दैट वाज टेकन बाय औरंगजेब। ठीक है, जिसका मतलब लिविंग सेंट था। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। Which Sikh Guru was executed by Aurangzeb in the year 1675? तो जहांगीर के टाइम पे वी हैव सीन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं आपको कितना याद है। जहांगीर के टाइम में जहांगीर का सन था खुसरो, सॉरी खुर्रम। ठीक है। ही पैटर्नाइज्ड विच सिख गुरु, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। औरंगजेब के टाइम पे ही एग्जीक्यूटेड गुरु तेग बहादुर जी। Okay, when Guru Tegh Bahadur Ji refused to embrace Islam. Next is, who organized the followers into a warrior community called Khalsa? So Khalsa sect, this was established in the year 1699 by Guru Gobind Singh Ji. एंड गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नाउ, what was the primary cause of the Rajput Rathod revolt in 1678 against Aurangzeb? Now it was succession to the throne of Marwar। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है कि रिवॉल्ट जो था औरंगजेब के टाइम पे, वो राजपूत किंगडम्स के साइड में देयर वॉज अ सेंस ऑफ रिवॉल्ट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाया था कि which two Deccan kingdoms did Aurangzeb annex in 1686 and 1687? So Aurangzeb is known to have annexed the Deccan kingdoms of Bijapur and Golconda. ठीक है। For how many years did Aurangzeb camp in the Deccan to crush the Marathas? How many years? So 25 years. Aurangzeb left the North India in 1682 and spent the next 25 years making the Marathas desperate bids to crush the Marathas. Now, who was the most powerful Maratha king and arch enemy of Aurangzeb? So मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कंटेम्पररी रूलर का कंसेप्ट यहाँ पे समझाया था कि औरंगजेब के टाइम पे कंटेम्पररी मराठा किंगडम का हेड कौन था? Who was the Maratha king? He was Shivaji. What title did Aurangzeb earn due to his strict orthodox life? So this was Zinda Peer. इसका दूसरा नाम क्या था? Living Saint. Okay. Next देखते हैं, What tax did Aurangzeb reintroduced in 1679? So 1679 में जिजिया टैक्स was reintroduced. Now यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ अबाउट द औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। ये एक पॉइंट छूट गया था। तो जो रिलीजियस पॉलिसी थी औरंगजेब की, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द important reason. Yes, I was telling you about the religious policy of Aurangzeb, which is believed to have a major reason for the
decline of Aurangzeb. What was the religious policy? So I am going to tell you some of the things. सबसे पहला तो था कि औरंगजेब banned the Hindu festivals. Okay. In addition to that, the Jharokha Darshan was banned. And in addition to that, the music in the court, in the Mughal court, was also forbidden. Other than that, we have already seen that Aurangzeb reintroduced the policy of jizya, which was the tax on non-Hindus. Okay. Now, all of this resulted to the decline of Aurangzeb in India. Okay. Now, एक और important point है यहाँ पे related to the religious policy is that Aurangzeb appointed a new official who was Muhtasib, okay, who was also known as the regulator of moral character. Okay. So, इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए. Okay. यहाँ पे we have already seen that Aurangzeb in 1679 reintroduced the jizya. ठीक है. Now jizya abolish किसने किया था? तो jizya had been abolished by Akbar. Next important point is which practice did Aurangzeb ban in 1669? तो जो ये सती का कस्टम था, this was also banned by Aurangzeb in the year 1663. Okay. In addition to that, ban on तुलादान was also imposed by Aurangzeb. अब ये तुलादान क्या होता था? This तुलादान was weighing of the emperor. एक साइड में ऐसे weights होते थे ना, एक साइड में weights were assigned and on the other side the emperor was made to sit and इसको बराबर किया जाता था. इसमें weights actually नहीं डाले जाते थे. Currency and coins, this was used. Okay, so तुलादान was a method in which the emperor was weighted. ठीक है. Now Jharokha Darshan as well as prohibition of music in the court of Aurangzeb was forbidden in the year 1669. ठीक है. 1679 में बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि औरंगजेब reintroduced the policy of jizya. Okay. Next is where is Aurangzeb buried? So it is in Khuldabad, present day Maharashtra. ठीक है. Now we will talk about some of the later Mughal rulers. ठीक है. So बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ रूलर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जहांगीर शाह. जहांगीर शाह, इसको आप नोट कर लेना. इजारदारी सिस्टम was introduced by Jahangir Shah. In addition to that, Muhammad Shah एक important name है. Why Muhammad Shah's name is important? Because nickname जो था Muhammad Shah का, it was Rangila. And another important point was कि Nadir Shah invaded during the time of Muhammad Shah. इसके अलावा आलमगीर 2 का नाम आप याद रखना. Why? Because यहाँ पे Battle of Plassey was fought. शाह आलम 2 का भी नाम आपको ध्यान में रखना है. Because he was the emperor of India. He was the emperor of India during the time of Battle of Buxar. ठीक है. Next है Akbar 2. Now Akbar 2, why is he important? Because Akbar 2 ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था. Okay. And the last Mughal emperor was बहादुर शाह 2 और बहादुर शाह सफर. इतनी बातें आप बस ध्यान रखो. इससे ज़्यादा आपको लेटर मुगल्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. Now, what was Bahadur Shah I's original name?
सो सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट का ओरिजिनल नेम वॉज मुअज्जम, ठीक है। जो बहादुर शाह टू है, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है। Now which later Mughal abolished the jizya tax? अब we know that 1679 में औरंगजेब introduced the jizya, okay. Now later time में who abolished this jizya tax? So it was abolished by Jahandar Shah, ठीक है। Now which invader raided India in 1738 to 1739 and took the Peacock throne? अब पीकॉक थ्रोन किस टाइम पे, पीकॉक थ्रोन किसके इन्वेजन के बाद इंडिया के हाथ से वो चला गया था? सो इट वाज आफ्टर द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, एंड नादिर शाह इन्वेडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह, एंड मोहम्मद शाह का निकनेम क्या था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। आई होप द थिंग्स आर नाउ प्रीटी मच क्लियर, ठीक है। Nadir Shah raided India during the Muhammad Shah reign and took away the Takht-e-Tauz, that is the peacock throne, and the Kohinoor diamond. Now, which later Mughal ruler could not enter Delhi for 12 years because he was so weak? So the name of the ruler was Shah Alam II, ठीक है। Battle of Buxar was also fought during his tenure, and after that a treaty of Allahabad was also signed. कब साइन हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? सो द लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जफर। ही वाज आल्सो द प्राइम एंड द फ्रंट फेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। लेटर टाइम्स में व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंडेड, he was deported to Rangoon. Now this is an important point. अब हमने जितने भी मुगल रूलर्स थे उनके बारे में we have already discussed. Now we will talk about the administration. We will talk about the administration during the Mughal time. So अगर मैं बात करूँ मुगल एम्परर की या मुगल एम्पायर की, तो द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एट द लोअर मोस्ट लेवल वॉज ग्राम, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ मैं, लोअर मोस्ट लेवल पे था ग्राम, ठीक है। ग्राम मतलब विलेज लेवल पे, ओके। एंड द ग्राम वॉज हेडेड बाय मुकद्दम, ओके। नेक्स्ट, ग्राम के ऊपर वॉज परगना, ठीक है। परगना आज के डेट में तालुका को बोलते हैं, ओके। एंड दिस परगना वाज हेडेड बाय सिकदार, ओके। नाउ above pargana was suba. Suba is the district in the modern times, and the suba was headed by fauzdar, okay. And above suba, sorry, gram and pargana, suba was the province, and it was at the topmost level, okay. Now this suba was headed by sifa salar और सूबेदार, एंड सरकार was the district. इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको। ग्राम was at the lower most level, it was at the village level. ये तो इजी होगा, ग्राम मतलब विलेज, headed by मुकद्दम्स। above ग्राम was परगना, परगना was at the तालुका level, and it was headed by सिकदार। above Pargana was Sarkar, which was the district level, headed by the Fauzdar, and above all was the Suba. Suba matlab province, which was headed by Sifa Salar, Subedar, or the Nizam. Okay? So this was the hierarchy that prevailed during the time of Mughal administration. Ab let us solve the questions. What was a Mughal province called? So Mughal province was called as Suba. ठीक है, B is the correct answer. Now सरकार was the district. अब तो आपको easily ये चीज़ याद हो जानी चाहिए. परगना was तालुका and gram was the village. Okay, so province was
सूबा. B is the correct answer. Now, who was the administrative head of a sarkar or district? So district में it was headed by the फौजदार. ठीक है. सिफा सलार headed the सूबा. सिकदार headed the तालुका or परगना. And I've already told you, mukaddams were the head of the gram or the village, which was also the lowermost level. Okay, so यहाँ पे फौजदार will be the correct answer. Now, what did the term mansab indicate in the Mughal administration? So यहाँ पे there is an important concept for you to know about the mansabdari system. Now this mansabdari system, if I talk about this was first of all introduced by Akbar. Okay, now mansabdari में the term mansab indicated the rank of its holder. मतलब जिसको ये मानसाब दिया जाता था, मानसाब indicated the rank. ठीक है. अब ये जो मानसाब था ना, this was both civil also as well as military also. And जितने भी nobles थे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे एंड जितनी भी मिलिट्री थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, इन सबको मानसाब से अपॉइंट किए जाते थे. ओके, अब ये जो मानसाब्स होते थे ये दो टाइप के होते थे. पहला वन वाज द जात. ठीक है. एंड फर्स्ट वन वाज जात विच वाज द पर्सनल रैंक ऑफ द मानसाब होल्डर. एंड द सेकेंड वाज सवर. सवर मतलब द नंबर ऑफ हॉर्समैन दैट विल बी मेंटेन. तो जात वाज द पर्सनल रैंक, whereas सवर वाज द नंबर ऑफ हॉर्समैन दैट वेयर मेंटेन्ड. ओके, सो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिड द टर्म मानसाब इंडिकेट इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो मानसाब meant the rank of its holders. In the mansabdari system, what did the zaat represent? So zaat was the personal rank and pay status, whereas number of horsemen to maintain was the savar rank. इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है. What did the savar represent in the mansabdari system? So savar was nothing but number of horsemen needed to be maintained. Now मानसबदारी सिस्टम हमने अभी देखा, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर. सो अकबर के बाद जहांगीर ने भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज नोन एज द दो अस्पा सिह अस्पा सिस्टम. ठीक है. नाउ मानसबदारी सिस्टम में क्या था कि वी नो दैट देयर वेयर द जात रैंक एज वेल एज द सवर रैंक. तो इसमें जो मानसब था उसको अपने ज़ात रैंक को भी इंक्रीज़ करना होता था एंड सवर रैंक को भी इंक्रीज़ करना होता था. मतलब खुद का रैंक तो इंक्रीज़ होना ही चाहिए, साथ में जो नंबर ऑफ हॉर्समैन मेंटेन करने की जो नीड थी वो भी उनको इंक्रीज़ करनी पड़ती थी. ओके, बट व्हाट हैपेंड इन द दो अस्पा सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर वाज दैट कि a mansab can increase his savar rank without increasing his जागीर rank, जात rank. ओके, सो ये चीज़ जो थी ये जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था. इतनी बातें बस पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको थोड़े से डिटेल में बता दिया, बट यू जस्ट नीड टू नो दैट दिस दो अस्पा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर. ओके, so what was this system? It was a system to raise a savar rank without raising the zaat rank. So हमारा B would be the correct answer to this question. Now, who pioneered the धसला बंदोबस्त और ज़ाब्ती सिस्टम? अब मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के नवरत्न में से एक था टोडरमल, हु वाज द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर. ठीक है.
and Todermal introduced this Dhasala Bandobast or Zapti system. So Dhasala system was pioneered or introduced by Raja Todermal. Okay, Todermal pioneered the Dhasala Bandobast, a standard method of tax collection based on the rates determined after 10 years of assessment. Now, next is, what were the land grants to people of favor और रिलीजियस असाइनमेंट्स कॉल्ड? तो जो रिलीजियस असाइनमेंट्स के लिए जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे उनको क्या बोला जाता था? सो इट वाज नोन एज मदद ए मश और इनाम. नाउ नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द मुगल कल्चर. ओके, नाउ वेयर डिड बाबर बिल्ट हिज टू मॉस्क? तो यहाँ पे बाबर बिल्ट द टू मॉस्क. सबसे पहला मॉस्क तो एक पानीपत में ही इस्टेब्लिश एंड अनदर मॉस्क एट संभल वाज मेड और इस्टेब्लिश बाय बाबर. नाउ ये जो क्वेश्चंस है दीज आर प्रिटी मच वेरी मच स्टैटिक इन नेचर, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, तो इसका कोई और ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट है हमारा, हु बिल्ट द हुमायूंस टॉम्ब? अब हुमायूंस टॉम्ब is situated in Delhi and it was built by his widow Haji Begum. Okay, so Humayun's tomb was built by Haji Begum, the widow of Humayun. Which building in Fatehpur Sikri features the plan of a Buddhist vihara? This question is very very important. Okay, so what is the name of the building in Fatehpur Sikri that features the plan of a Buddhist vihara? So the name of the building was Panch Mahal. Now, an unusual building at Fatehpur Sikri is the Panch Mahal, which has the plan of a Buddhist vihara. What formed the main entrance to Fatehpur Sikri built after the Gujarat victory? So फतेहपुर सीकरी के एंट्री पे आपको पता ही होगा, अ बुलंद दरवाजा वाज मेड. ओके, विच वाज मेड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर ऑन द गुजरात. ओके, यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखना कि ये जो अलाई दरवाजा था ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज, whose tomb was redone in pure marble by Jahangir? Whose tomb? So it was the tomb of Salim Chishti. Now, which building firstly notably used the Petri Dura technique for decoration? So this was a Persian technique and it was firstly used for the decoration of Itimad ud-Daula's tomb. Next is, which mosque is the only building built by Aurangzeb inside the Red Fort? So Moti Masjid. Red Fort के अंदर there is a Moti Masjid and this Moti Masjid was built by Aurangzeb. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है तो ये आपको पता होना चाहिए. Now whose tomb is the बीबी का मकबरा in औरंगाबाद? So ये टॉम्ब है रबिया उद दौरा का. Okay, who was the Aurangzeb's wife. Now question number 72 is a very very important question. Why? यहाँ पे हमसे पूछा है who were Daswant and Basavan. So these two were painters. ठीक है, painters during the reign of Akbar. Okay. Now, which Mughal ruler claimed he could distinguish the work of each artist in a picture? So this was Jahangir. Okay. नेक्स्ट है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू द लिटरेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर. नाउ सबसे पहला लिटरेचर है, हु ऑथर्ड तबाकते नसीरी? तो इट वाज तबाकते अकबरी, सॉरी, तबाकते नसीरी वाज ऑथर्ड बाय शम्स-ए-अफीफ. ओके, तबाकत ए अकबरी वाज ऑथर्ड बाय
Khwaja Nizamuddin Ahmad Baksh. Okay. Now this Tabaqat-e-Akbari gives a history of Akbar's reign and was authored by Khwaja Nizamuddin Ahmad Baksh. Now, who wrote Ain-e-Akbari? ये तो आपको पता ही होगा, Abu Fazl, who was also the court poet of Akbar. He wrote the Ain-e-Akbari. And is Ain-e-Akbari में there is a complete detail and history about the Akbar's reign. Who translated the Upanishad into Urdu under the title Sir-e-Akbar? Sir-e-Akbar के टाइटल में उपनिषद को ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने. Okay. Now, who authored Padshah-Nama, a history of Shah Jahan's reign? A Padshah-Nama was authored by Abdul Hamid Lahori, who was also the court poet of Shah Jahan. So this question is very very important. ये आपको पता होना चाहिए. Okay. Padshah-Nama, it was authored by Abdul Hamid Lahori. Next है, what does the book Masir-e-Alamgiri contain? अब मसीर-e-आलमगीरी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि this book is related to what? So this book is related to Aurangzeb. ठीक है. So this book contains the official history of Aurangzeb's reign written after his death. And who wrote this Masir-e-Alamgiri? So Masir-e-Alamgiri was written by Saki Mustaid Khan. Okay. Next है, which title was given to Harvijay Suri by Akbar? ये एक वेग टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई हैव मेंशन दिस क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. तो हरविजय सूरी का टाइटल बाय अकबर वाज गिवन टू जगत गुरु. नेक्स्ट इज विच पेंटर वाज गिवन द टाइटल नादिर उल जमान बाय जहांगीर. तो अगर आपको पता है कि जहांगीर के टेन्योर पे एंड में अब्दुल हसन was there during the tenure of जहांगीर, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो. ओके. नाउ जहांगीर, अभी मैंने आपको बताया था अबाउट बसवन एंड दसवन who were the court poet during the time of Akbar. Now I am going to tell you the 3 court painters during the time of जहांगीर. One was अब्दुल हसन, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, who was given the title of Nadir ul Zaman. Next important point is that Ustad Mansoor was also a court painter during the time of Jahangir, and Bishan Das was also the court painter during the time of Jahangir. So इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए. Next is what administrative unit was headed by an Amil or Amalguzar. So the Sarkar was unit, the Sarkar administrative unit was headed by an Amil or Amalguzar. Next is who were the Sayyid brothers heavily involved in the later Mughal politics. Now ये जो question है ये important है. Why? Because these Sayyid brothers were known as the kingmakers. अब after the death of Aurangzeb, what happened was कि there was a weak successor of rulers. तो weak rulers थे after the death of Aurangzeb. So what happened was कि nobles का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल जो है वो increase हो गया था in appointing this next ruler of the or next emperor of the Mughal empire. So इसी टाइम पे there rose the Sayyid brothers, who was very heavily involved in the politics of the later Mughal period and were also known as the kingmakers. So यहाँ पे फारूक सियार, ठीक है, फारूक सियार ascended the throne with the help of Sayyid brothers. अब ये 2 Sayyid brothers का नाम is very much important, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. So what was the name?
So Abdullah Khan and Hussein Khan were the two Sayyid brothers. नेक्स्ट है, अब कुछ हमारे रिवीजन क्वेश्चंस होंगे जो हमने इतना पढ़ा है अभी तक, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करते हैं अब, ठीक है। विच बैटल फोर्स्ड हुमायूं टू एस्केप टू ईरान एंड पास 12 ईयर्स इन एग्जाइल। सो मैंने आपको क्या बताया था, हुमायूं के 2 बैटल हुए थे शेर शाह के साथ, ओके, एंड इन दोनों बैटल में हुमायूं लॉस्ट, एंड आफ्टर लूजिंग दीज बैटल्स ओनली Humayun escaped to Iran and passed 12 years of his life in exile. So these were the Battle of Kannauj and Bilgram. Battle of Haldigati, this was fought by Akbar. Battle of Panipat was fought by Babur. And आपको मुझे comment section में बताना है कि the Battle of Chausa was fought by whom? Okay. Now, when was the first Battle of Panipat fought? अभी अगर आपने शुरू से इस लेक्चर को देखा है तो मैंने बाबर के टाइम पे आपको डेट बताई थी कि 1526 में द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द इब्राहिम लोधी एंड बाबर। तो यहाँ पे देखते हैं 1526 कौन से ऑप्शन में है। सो ए ऑप्शन में है, ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हेमू एंड बैराम खान, एंड बैराम खान लेड द फोर्सेस ऑफ हुम, तो अकबर। एंड ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज अ डिसाइसिव बैटल विच वाज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर दिल्ली, इन विच अकबर वॉन, ठीक है, एंड अकबर हैड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली। In which year was the Mansabdari system introduced by Akbar? So Mansabdari system 1574 में introduce किया था। Now in which year was the Mazhar proclaimed by Akbar? तो the proclamation of Mazhar which was written by Faizi, ये 1579 में it was proclaimed. Which system introduced by Jahangir contributed to the Jagirdari crisis? तो मैंने आपको क्या बताया था, जहांगीर के टाइम पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था विच वॉज दी दो अस्पा सी अस्पा सिस्टम, इन विच द रैंक ऑफ द सवर कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द जात रैंक, ओके। सो दो अस्पा सी अस्पा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था इस टाइम पे। अब शाहजहां, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि शाहजहां एडेड द जमा दामी सिस्टम, ओके, later time में which added to this Jagirdari crisis. Now which later Mughal ruler was deported to Rangoon? So he was the last ruler of the Mughal empire who was Bahadur Shah Zafar or Bahadur Shah II, who was deported to Rangoon, okay. A will be the correct answer. Now which province did Akbar annex by defeating Baz Bahadur in 1560 to 62? तो बाज बहादुर को डिफीट किया था अकबर ने, who ruled over the region of Malwa. Which kingdom regent Rani Durgavati did Akbar defeat in 1564? तो Rani Durgavati was from Gondwana. Who was the commander of the Mughal army at the battle of Haldigati? तो the commander of the Mughal army of Akbar was मान सिंह ऑफ अमेर, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि Akbar had very good relations with the Rajput rulers, okay. Now next देखते हैं, who murdered Abu Fazl in 1601? So this was Veer Singh Bundeli. Which Sikh guru did Khusro receive patronage from, sparking a revolt against Jahangir? So जो खुसरो था, he received the patronage of Guru Arjun Dev Ji. What was the name of Shah Jahan's mother? So Jagat Gosai Jodha Bai was the mother of Shah Jahan. Which strong fort did Jahangir capture in 1620? So Jahangir captured the Kangra fort. Next है, which Mughal ruler faced revolt from the Bundela and the Deccan during his early reign? So शाहजहां के टाइम पे बुंदेला रीजन एंड डेक्कन रीजन में रिवॉल्ट हुआ था. Next is, who wrote Muntakhab ul Tawariq?
So Badoni wrote Muntakhab ul Tawariq, detailing the history of Akbar's rule. What was the real name of Noor Jahan? So Noor Jahan का real name था Mihar Unnisa. And who is the real founder of the Mughal Empire in India? So real founder of Mughal Empire in India was Akbar. So with this we have finished all the 100 questions of the Mughal Empire. I hope, because this is a revision oriented series, I hope कि ये वीडियो अराउंड 1 hour and 30 minutes की है, तो आई होप कि ये वीडियो से आपके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द मुगल एम्पायर आपने रिवाइज कर लिए होंगे. सो विद दैट, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी. सो टिल देन, thank you for watching this video and keep studying.